गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंसर 10। आंसर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं पहले समझते। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो हमें पहली चीज प्रिपेयर क्या करनी है? बैलेंस शीट। एंड सेकंड चीज हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है वो इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी तक हमें क्या बोल रहे थे ये लोग कि हमें क्या प्रिपेयर करना है? P&L। उसकी जगह हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट ऑफ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। एवरेज स्टॉक है हमारा 10 लाख रुपए का। करंट रेशियो दे दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो दे दिया है, ठीक है। पीबीआईटी टू पीबीटी दे दिया है, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया है और बोला है भाई 360 दिन एक साल में लेने हैं तुम्हें। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए क्या बोला है भाई? जो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ना, वो हमारा सेल पे बेस है, ठीक है। अभी तक हमने लास्ट सम में है ना सीओजीएस बेस था। इस वाले सम में हमारे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमारा बेस क्या रहेगा? सेल्स। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है, नेट प्रॉफिट रेशियो दे दिया है, जीपी रेशियो दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया है, जिसमें से हमारा इंटरेस्ट वाला पोर्शन एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट दे दिया है और टैक्स दे दिया है। तो हमें दो चीज बनानी है फटाफट। पहला हमें क्या बनाने को आएगा? पहला हमें आएगा इनकम स्टेटमेंट। तो 10 से 12 लाइन इनकम स्टेटमेंट के लिए छोड़ देना। एंड बैलेंस शीट, मतलब कि एक पेज के अंदर आपका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो जाएंगे वर्किंग नोट सारे के सारे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रेशियो, ठीक है चलो। एवरेज स्टॉक हमें दिया है 10 लाख का। अभी एवरेज स्टॉक का मुझे कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। करंट रेशियो मुझे दिया है 3:1, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे देख लो, एक ही हमारे पास करंट रेशियो 3:1 और एक है हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, ये है 10 लाख रुपए की। तो पहला हमारा होगा करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और हमारा करंट रेशियो कितना है? वो है 3:1 का, मतलब कि 3/1, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी। यस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमारे पास सेकंड चीज क्या दी है? हमारे पास सेकंड चीज दी है वर्किंग कैपिटल हमारा 10 लाख का है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख रुपए का है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है भाई करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। अब हमने जो हमारा करंट रेशियो था उसका यूज करके हमने बोला भाई करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जहां पे भी हमारा करंट असेट लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगा 3 करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? 3 करंट लाइबिलिटी माइनस 1 करंट लाइबिलिटी, 2 करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा करंट लाइबिलिटी 5 लाख रुपए का, ठीक है। मुझे यहाँ पे मेरा करंट लाइबिलिटी मिल चुका है, ठीक है। तो इस करंट लाइबिलिटी का मैं क्या करूंगा? ये मेरा बैलेंस शीट का फिगर, बैलेंस शीट का फिगर है, तो मैं करूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट में इसको डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमने कितना ढूंढा? 5 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे क्या करंट लाइबिलिटी मिल गया, तो मैं क्या इस रेशियो का यूज करके करंट असेट भी ढूंढ सकता हूँ? यस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी, जहां पे 3 × 5 लाख। तो करंट असेट इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 15 लाख रुपए।
तो ये मुझे करंट असेट का भी फिगर यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट असेट्स। कितना है मेरा करंट असेट, कितने रुपए का है, 15 लाख रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो का यूज करके करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल का यूज करके मैंने क्या ढूंढ लिया, अपना करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। अब मेरा सेकंड रेशियो यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो। सेकंड रेशियो मेरा था एसिड टेस्ट रेशियो। और एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा बनता था, एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हमारा बनता है करंट असेट में से मेरा जितना भी स्टॉक है वो मैं माइनस कर डालूंगा, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। देन ठीक है, करंट एसिड टेस्ट रेशियो है हमारा 1:1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/1। करंट असेट मैंने ढूंढा भाई 15 लाख का है, स्टॉक मुझे पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी मेरा कितना है भाई, करंट लाइबिलिटी मैंने ढूंढा है वो है 5 लाख रुपए का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 लाख इज इक्वल टू 15 लाख माइनस स्टॉक। तो मेरा मुझे स्टॉक मिल जाएगा, स्टॉक इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। डन। क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन मैंने 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स यूज किया है। तो स्टॉक हमारा आ गया 10 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा स्टॉक, करंट असेट के अंदर मेरा स्टॉक आ जाएगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो हमारा एसिड टेस्ट रेशियो का भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे सेकेंड रेशियो है, हम थर्ड रेशियो है हमारा पीबीआईटी टू पीबीटी। अब पीबीआईटी टू पीबीटी का यूज करने के लिए या तो मुझे पीबीआईटी चाहिए या तो मुझे पीबीटी चाहिए, और मेरे पास दोनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मुझे 30 दिन का दिया है, तो उसके लिए मुझे सेल के बिना मैं एवरेज डेटर्स के रिसीवेबल नहीं ढूंढ सकता हूँ। अब मुझे क्या दिया है, अब मुझे दिया है भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो है मेरा 5 टाइम्स। क्या मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का यूज कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। रीजन क्या है, मेरे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो के साथ साथ मुझे एवरेज स्टॉक भी दे दिया है। तो यहाँ पे मैं थर्ड रेशियो यूज करने जा रहा हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा क्या बनता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा बनता है सेल्स डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स मुझे पता नहीं है, एवरेज स्टॉक मुझे सब में दिया है, वो कितना है, 10 लाख रुपए का। और मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा भाई, सेल्स हो जाएगा 10 लाख इंटू 5, 50 लाख मेरा सेल हो जाएगा। तो मुझे मेरा सेल भी मिल गया। ठीक है, अब मुझे सेल मिल गया है, तो मैं एवरेज कलेक्शन पीरियड का यूज करके एवरेज कलेक्शन पीरियड का यूज करके यहाँ मैं रिसीवेबल ढूंढ सकता हूँ, यस ढूंढ सकता हूँ। तो ले लेते हैं, फोर्थ मैं ये पहले सेल्स हम लिख देते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सेल्स, सेल्स है हमारा 50 लाख रुपए। ठीक है, साथ ही साथ है ना सारी चीजें लिखते रहना। ठीक है, स्टॉक लिख दिया हमने, यहाँ से सेल्स भी लिख दिया है। ठीक है, तो सेल्स हमारा आ गया। अब हम रिसीवेबल ढूंढ रहे हैं, तो फोर्थ हमारा आ जाएगा रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, रिसीवेबल का फॉर्मूला था भाई जो भी हमारा सेल्स है मल्टीप्लीकेशन बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय, यहाँ पे हमने बोला 360 डेज लेने हैं। ठीक है, सेल है हमारा 50 लाख रुपए का, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है भाई, एवरेज कलेक्शन पीरियड है हमारा 30 डेज का, डिवाइड बाय 360। तो मुझे मेरा रिसीवेबल मिल जाएगा 50 लाख इंटू 30 डिवाइड बाय 360। हमारा रिसीवेबल हो जाएगा 416667, 416667। तो ये हमारा रिसीवेबल आ गया, और ये रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, करंट असेट के अंदर, रिसीवेबल 416667। ठीक है, तो ये रिसीवेबल का भी काम हमारा यहाँ पे डन हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है भाई, नेक्स्ट हमारा रेशियो है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो है 0.8 टाइम्स। ठीक है,
फिफ्थ, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स असेट। ठीक है, ये है हमारा 0.8 टाइम्स। ठीक है, टर्नओवर हमारा है कितना था, हमारा टर्नओवर 50 लाख रुपए का, डिवाइड बाय एफ ए। एफ ए हमारा कितना बन जाएगा भाई, 50 लाख डिवाइड बाय 0.8, तो ये हमारा बन जाएगा 62,50,000। ठीक है, तो हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड चला जाएगा, फिक्स असेट 62,50,000। ठीक है, तो ये भी हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है नेट प्रॉफिट रेशियो, हमारे पास है नेट प्रॉफिट रेशियो एंड जीपी रेशियो। तो ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो से मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा और जीपी रेशियो से मुझे जीपी मिल जाएगा। तो ठीक है, क्या करते हैं, सेल्स में से मेरा क्या जाएगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनकम स्टेटमेंट थोड़ा अलग बनता है। ठीक है, सेल्स में से सबसे पहले जाएगा हमारा सीओजीएस, तो हमें मिल जाएगा हमारा जीपी। जीपी में से हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस चला जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रकार का और कोई भी एक्सपेंस है, एडमिन इंटरेस्ट, तो एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और उसके अलावा हमारे फाइनेंस का एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब चले जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट है हमारा पी एंड एल का। ठीक है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा, ये है अरे सॉरी, ये ट्रेडिंग का है, और ये वाला पार्ट है पूरा पी एंड एल का। ठीक है, तो हमें जीपी और एनपी मिल चुका है, तो जीपी लिख देते हैं भाई। जीपी हमारा कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 14%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 लाख का 14%। 50 लाख का 40% हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपए। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट है हमारा 10%। तो 50 लाख का 10%, ये हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपए। डन। तो ये हमारा जीपी और एनपी भी हमें मिल चुका है, तो जीपी एनपी मिल गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें बोला है भाई 9 लाख रुपए के, तो ठीक है, यहाँ पे है ना एडमिन एक्सपेंस है नहीं, तो इसको मैं डैश कर लेता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारे 9 लाख की, 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट है 12% का। ठीक है, टैक्स हमारा कोई है नहीं, तो ठीक है, हमारी सारी चीजें हो चुकी है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, ये हमारा 12% के हिसाब से है। तो यहाँ पे कोई तो चीज मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी। ठीक है, तो हमने सारी चीजें खत्म कर डाली, सिर्फ हमारे पास एक रेशियो रह गया, पीबीआईटी टू पीबीटी वाला जो रेशियो है वो हमारे पास अब बचा है। तो पीबीआईटी टू पीबीटी का रेशियो है, इस रेशियो का आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे तो अभी चलेगा, बट इसका यूज आपको करना चाहिए। मैं बता देता हूँ क्यों। एक तो देखो, ये पीबीआईटी टू पीबीटी का रेशियो आपको है ना स्पेशली इंटरेस्ट ढूंढने के लिए दिया है। ठीक है, अब समटाइम क्या होगा एग्जाम के टाइम पे, आप पीबीआईटी टू पीबीटी का यूज नहीं करोगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लेके आ जाओगे, और बैलेंसिंग फिगर से आप रिवर्स कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढोगे। उस टाइम पे सीन क्या हो जाएगा पता है, अगर कोई हिडन एक्सपेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे है ना, जो बैलेंसिंग फिगर है ये दोनों का होगा, तो आपका ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो हम पीबीआईटी टू पीबीडी का रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे दो तरीके से, एक बैलेंसिंग फिगर से लेके आ जाओ, बैलेंसिंग फिगर से लेके आओगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 लाख माइनस 9 लाख, 11 लाख माइनस 5 लाख, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ इन दोनों का है। अब मुझे यहाँ पे है ना बाइफरकेशन चाहिए भाई, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का कितना है, और इंडेक्स एक्सपेंस का कितना है। ठीक है, अब वो मुझे जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे है ना रेशियो दिया है, वो है पीबीआईटी टू पीबीटी, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लास्ट रेशियो है हमारा फिफ्थ सिक्स्थ, पीबीआईटी टू पीबीटी, पीबीआईटी टू पीबीटी है हमारा 2.2 डिवाइड बाय 1। ओके, पीबीआईटी टू पीबीटी है हमारा 2.2 डिवाइड बाय 1। ओके, हमारा पीबीटी, हमारा पीबीटी कितना है, देखो पीबीआईटी तो नहीं पता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो तो मुझे नहीं पता है।
तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2.2 इंटू पीबीटी। ठीक है, अब क्या, मुझे मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है, मुझे मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं पता है। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है, देखो टैक्स नील है, मतलब कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा वही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2.2, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कितना ढूंढा था, वो था 5 लाख रुपए, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 5 लाख। तो मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लाख इंटू 2.2, ये मेरा हो जाएगा 11 लाख रुपए। ठीक है, मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है मेरा, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता है, तो मैं क्या इन दोनों को माइनस कर डालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। यस, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नहीं पता चला, देखो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आता है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही है हमारा पीबीआईटी। उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, उसमें से हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है पीबीटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो मैं क्या इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ये ऐसे बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। यस, मुझे मिल जाएगा। डिलीट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीबीआईटी हमने ढूंढा भाई 11 लाख, पीबीटी है मेरा 5 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे बन जाएगा 6 लाख रुपए। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट है ना, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब कि मुझे क्या पता चला, मुझे एक चीज पता चली, यहाँ पे हमारे पास एडमिन सेलिंग के एक्सपेंस है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो है 6 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 लाख है, इससे मैं क्या लॉन्ग टर्म डेट ढूंढ सकता हूँ। यस, मैं इससे लॉन्ग टर्म डेट ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7th नंबर, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मैंने ढूंढा 6 लाख रुपए का, 1 2 3 4 5, इंटरेस्ट रेट मुझे 12% दिया है, तो 6 लाख डिवाइड बाई 12%, ये मेरा बन जाएगा 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट 50 लाख रुपए का। डन। तो ये हमारा यहाँ पे इतना खत्म हुआ। अब क्या करते हैं, अब सारी चीजें खत्म हो गई, अब हम क्लोजिंग के सेंस में जाते हैं, एक एक चीज क्लोजिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बैलेंसिंग फिगर में हमारा सीओजीएस ही बाकी है, तो 50 लाख माइनस 20 लाख, ये हमारा हो जाएगा 30 लाख। ठीक है, तो ये हमारा सीओजीएस, हमारा पीएनएल वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, नेट प्रॉफिट हमारा आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 50 लाख है ये। ठीक है, तो 50 लाख का 12% किया, 6 लाख आ गए। ठीक है, अब हम हमारा बैलेंस शीट वाला पोर्शन क्लोज करते हैं, तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं भाई, टोटल मान लेते हैं। तो असेट बाजू का टोटल हमारा हो जाएगा 62,50,000 प्लस 15 लाख रुपए, ये हमारा हो जाएगा 77,50,000। ये भी हमारा हो जाएगा 77,50,000 माइनस 50 लाख माइनस 5 लाख रुपए। तो हमारा इक्विटी फंड हमारा हो जाएगा 22,50,000 रुपए। इक्विटी फंड को बाइफरकेट करने के लिए कुछ दिया नहीं, तो हम लिख देंगे इक्विटी फंड 22,50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे अब करंट एसेट को हम क्लोज कर देते हैं। करंट एसेट है हमारी 10,04,16,667 माइनस 15 लाख रुपए, तो हमारा बचेगा 83,333। ये या तो कैश होगा या तो फिर क्या हो सकता है, अदर करंट असेट। तो ये सब यहाँ पे हमारा खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है। ठीक है, एक एक करके पूरा क्वेश्चन में है ना, पूरा ये रिवर्स कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अगर ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आया तो 10 मार्क्स से नीचे का कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट फॉर द रुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें रुद्रा लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। डेट इक्विटी रेशियो दे दिया है, करंट रेशियो दे दिया है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है, कैश इन हैंड दे दिया है।
बाद में स्टॉक टू डेटर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद सेल टू नेटवर्थ दे दिया है, कैपिटल टू रिजर्व दे दिया है, जीपी रेशियो दे दिया है और जीपी रेशियो कोस्ट का दिया है, ठीक है। सेल पे मत लगाना, ये जीपी रेशियो क्या है, 20% ऑफ कोस्ट। और सीओजीएस टू डेटर दे दिया है। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ईयर इज येट टू बी पेड ऑन द लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%, ठीक है। तो ये हमें समराइज बैलेंस शीट की सारी चीजें दे दी है। इस पर से हमें क्या करना है, इस पर से मुझे एक परफेक्ट बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। अब ये सब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इस सब में हम बहुत ही 2 पेज के ऊपर हमारा वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्किंग नोट नहीं, चलो ठीक है, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड रखते हैं। सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारी बन चुकी है बैलेंस शीट और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पे से स्टार्ट कर देते हैं। डेट इक्विटी रेशियो हमें सबसे पहले दिया, देखो यहाँ पे है ना, कैश ऑन हैंड का ही अमाउंट हमें दिया है, वो है 5 लाख रुपए का। कैश ऑन हैंड कहीं पे भी काम नहीं आता है, हाँ लेकिन एक जगह काम में आएगा। यहाँ पे अपने बना देते हैं करंट असेट, और करंट असेट के अंदर हमारा आ जाएगा कैश। कैश का पोर्शन है हमारा 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी इतना ही पता है। अब क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में दिया है भाई डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमारा सम के अंदर 2:1 नहीं 1:1, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो है 1:1, तो डेट डिवाइड बाय इक्विटी 1/1, तो ये हमारा हो जाएगा डेट इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई, हमारा डेट और इक्विटी एक समान है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी एक समान है, ठीक है। अब है हमारे पास करंट रेशियो। करंट रेशियो है हमारे पास 3:1 के हिसाब से। करंट रेशियो का यूज अभी हम कर सकते नहीं, करंट असेट का मीनिंग है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ना ही करंट असेट को हम कैसे भी ढूंढ सकते हैं, ना ही लाइबिलिटी को, ठीक है। अब है हमारा सेकंड रेशियो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, जो सेल पे बेस है। तो फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो कितना है हमारा, जो सेल पे बेस है, और वो कितना है, 4 है। तो ये हमारा हो जाएगा सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट इज इक्वल टू 4। तो सेल्स इज इक्वल टू 4 फिक्स असेट, ठीक है। ऐसा करो सेल्स नहीं, हमें यहाँ पे है ना क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे ढूंढना है, हमें बैलेंस शीट बनाना है, हमें पी एंड एल नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने करेंगे सारी चीजें है ना बैलेंस शीट आइटम के हिसाब से लिखेंगे। तो फिक्स असेट सामने चला जाएगा, फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ ए इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सी। तो इस रेशियो का यूज कर लिए, इसका यूज कर लिए। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम यूज करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमारा क्या है, वो है 6। तो ये हमारा हो जाएगा सेल्स डिवाइड बाय स्टॉक इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो जाएगा स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 6, ठीक है, सी डी। कैश इन हैंड हमने लिख दिया है, स्टॉक टू डेटर है 1:1। तो स्टॉक टू डेटर है हमारा 1:1। तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक डिवाइड बाय, ये हमारा हो जाएगा स्टॉक डिवाइड बाय डेटर्स। स्टॉक डिवाइड बाय डेटर, ये हो जाएगा 1:1, और ये हमारा हो जाएगा स्टॉक इज इक्वल टू डेटर
जहां पे जहां पे स्टॉक इज इक्वल टू डेटर है और स्टॉक की वैल्यू है सेल्स डिवाइड बाय 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, स्टॉक इज इक्वल टू डेटर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 6। डन। डन। तो ये हमारा स्टॉक डेटर रेशियो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। कैश इन हैंड हमने लिख दिया, स्टॉक टू डेटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रेशियो है हमारा सेल्स टू नेटवर्थ। अब सेल्स टू नेटवर्थ है हमारा 4, तो सेल्स टू नेटवर्थ है हमारा 4, तो ये रेशियो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्स डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 4, नेटवर्थ इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 4। डन। और नेटवर्थ का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं भाई, नेटवर्थ को हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी। अब हमने सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लिया था, डेट इज इक्वल टू इक्विटी, तो मैं लिख सकता हूं यार कि डेट इज इक्वल टू इक्विटी, डेट इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 4। डन। देखो क्या किया, समझो। सबसे पहले सेल्स टू नेटवर्थ दिया था, तो मैंने यहाँ पे नेटवर्थ का फॉर्मूला बना लिया। अब क्या किया मैंने, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी, हमारा क्या है, हमारा नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी। अब नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी जैसे ही है मेरा, तो नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी होता है, तो यहाँ पे ये रहा इक्विटी, इक्विटी इज इक्वल टू डेट होता है, मतलब कि डेट, इक्विटी और नेटवर्थ तीनों की अमाउंट सेम है, तो वो सेम अमाउंट क्या है, सेल्स को मैं चौथा भाग करूं वो हमारा सेम अमाउंट है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। कैपिटल टू रिजर्व है 1:2, ठीक है। तो कैपिटल टू रिजर्व का रेशियो अभी काम करनी, कैपिटल टू रिजर्व का रेशियो कब काम आएगा, या मुझे इक्विटी का अमाउंट मिल जाएगा टोटल का, उसके बाद ही मेरे काम का है कुछ, उससे पहले ये मेरा किसी काम का नहीं। अब उसके बाद हमें रेशियो दी है जीपी का। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। ए बी सी डी ई ई, अच्छा मैंने यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई एफ। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोले भाई, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा कॉस्ट का 20%, जीपी टू कॉस्ट, जीपी टू कॉस्ट इज इक्वल टू 20%। मतलब क्या हो गया भाई, हम जीपी डिवाइड बाय सेल्स करते हैं ना, हम अब करेंगे जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट इज इक्वल टू 20%, ठीक है। जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट इज इक्वल टू 20%। अब जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट मेरा कैसे आएगा, तो सेल्स में से मैं जीपी का पोर्शन में माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 20%, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जीपी इज इक्वल टू 20% को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, यस, इंटू सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जीपी इज इक्वल टू 0.2 सेल्स इज इक्वल टू 0.2, 0.2 सेल्स माइनस 0.2 जीपी, ठीक है। 0.2 वहां सामने चला जाएगा, 1.2 जीपी इज इक्वल टू 0.2 सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सेल्स इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 0.2, 0.6 नहीं, 6 सेल्स 6 जीपी हमारा बन जाएगा, ठीक है। कुछ गलत कर दिया, हाँ कुछ गलत तो किया है। मुझे जीपी के परसेंटेज चाहिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वहां पे, रहने दो। तो ये हमारा बन जाएगा जीपी इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय एक्स 6। ऐसा क्यों किया सेल्स डिवाइड बाय 6, क्योंकि आप देखो हर जगह मैंने है ना सेल को है ना यूनिफॉर्म रखा है, तो मैं यहाँ पे भी सेल को यूनिफॉर्म रखूंगा, ठीक है। हर जगह हमारा सेल यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर हमें सेल का अमाउंट मिल जाएगा तो हर चीज का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास COG2, क्रेडिटर्स 10 टेंस टू 1, COGS 2, क्रेडिटर्स 10 टेंस टू 1, ठीक है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 10/1, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, क्या मैं COGS ढूंढ सकता था, यस मैं COGS ढूंढ सकता था, मेरे पास जीपी का पोर्शन है। अगर मेरे पास जीपी का पोर्शन है, तो मैं COGS ढूंढने के लिए COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स डिवाइड बाय 6, डोमिनेटर
गिव मी अ मिनट, मैंने एक चीज़ देखी, ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पिछले वाले 5 मिनट से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। डिलीट, डिलीट, डिलीट। इस वाले पार्ट से हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग बाकी है, तो ठीक है, मैं वॉइस 5 मिनट आप लोगों को विदाउट साउंड मिलेगा, तो आप लोग को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? थोड़ा आगे आ जाना, ठीक है? सीओजीएस है हमारा 10 डिवाइड बाय 1। अब सीओजीएस ढूँढने का हमारा फ़ॉर्मूला क्या है? तो सीओजीएस ढूँढने का हमारा फ़ॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी, ठीक है? सीओजीएस इज़ इक्वल टू सेल्स हमारा कितना है पता नहीं, जीपी जीपी हमने ढूँढ दिया भाई, सेल्स डिवाइड बाय 6, ठीक है? सीओजीएस इज़ इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा भाई, ये सेल्स डिवाइड बाय 6 है, ये 6 मैं यहाँ पे दोनों जगह कर दूँ तो ये हो जाएगा 6 सेल्स माइनस सेल्स डिवाइड बाय 6, ये हमारा हो जाएगा 5 सेल डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाय 6 सेल्स, ठीक है? सीओजीएस की जगह मैं लिख देता हूँ 5 डिवाइड बाय 6 सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 1, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 6 सेल्स, इसके डिनोमिनेटर में 10 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्रेडिटर्स, ठीक है? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो क्रेडिटर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 12 सेल्स, ठीक है? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि जब 5 डिवाइड बाय 6 इंटू सेल्स डिवाइड बाय 10 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 डिवाइड बाय 16, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का होता है, ठीक है? तो 60 सेल्स, 5 डिवाइड बाय 6 12, 1 डिवाइड बाय 12 सेल्स, ठीक है? तो ऐसे हमारा ये पूरा सॉल्व होता है, ठीक है? यूजीएस सीओजीएस टू क्रेडिटर्स का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं, हमारा एक ही रेशियो बाकी है, करंट रेशियो, ठीक है? तो करंट रेशियो ए बी सी डी ई एफ जी एच, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और ये है 3 डिवाइड बाय 1, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, यस, ठीक है? अब करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी तो मैंने लिख दिया। अब करंट एसेट के अंदर मेजर कौन कौन सी चीजें होती है? तो सबसे पहला हमारा होता है डेटर्स, दूसरा हमारा होता है पोर्शन स्टॉक का, और उसके अलावा सबने हमें बोला है भाई कैश है यहाँ पे, इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। डेटर्स और स्टॉक, अब देखो, डेटर और स्टॉक हमने पहले ही ढूंढ दिए थे, तो ये रहे हमारे डेटर और स्टॉक, ये रहे। स्टॉक इज इक्वल टू डेटर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 6, तो स्टॉक का वैल्यू कितना है? स्टॉक का वैल्यू है सेल्स डिवाइड बाय 6, और डेटर का वैल्यू कितना है भाई? सेल्स डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई सेल्स डिवाइड बाय 6, ये हमारा हो जाएगा सेल्स डिवाइड बाय 6। कैश, कैश हमें वैल्यू अंदर दे दिया था, ये रहा 5 लाख रुपए का, इज इक्वल टू 3 करंट। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि यहाँ आगे का भाग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आगे का ये भाग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है यहाँ से, ठीक है? मैं अब बता देता हूँ यार, आप लोग समझदार हो। हमने डेटर और स्टॉक को तो लाके रख ही दिया था, डेटर और स्टॉक को हमने लाके रख दिया था, कैसे 5 लाख का 3 करंट लायबिलिटी हमें मिल गई, ठीक है? अब हमने क्या बोला? अब हमने बोला भाई 3 करंट लायबिलिटी है ये, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 1 डिवाइड बाय 3 सेल प्लस 5 लाख 3 करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा हो गया 1 डिवाइड बाय 3 सेल प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3, ठीक है? क्या किया हमने? सबसे पहले इन दोनों को हमने टोटल ले लिया, सेल, सेल डिवाइड बाय 6 प्लस सेल डिवाइड बाय 6 क्या हो जाएगा? 2 सेल डिवाइड बाय 6, और 2 3 1 डिवाइड बाय 3 सेल्स, तो ये 1 डिवाइड बाय 3 सेल आ गया। ये 5 लाख ऐसे का ऐसा आ गया, ये 3 करंट लायबिलिटी ऐसा का आ गया। ये 3 को हमने यार डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 डिवाइड बाय 3 सेल प्लस 5 लाख, और पूरे के नीचे हो गया डिवाइड बाय 3, ठीक है? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू ये 3 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइड बाय 9 सेल्स, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइड बाय 3, डन। अब मुझे करंट लायबिलिटी मिल गया, क्या मैं उससे करंट असेट ढूंढ सकता हूँ? यस, ये मैंने लिखा यहाँ पे करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है?
अब ये जो 3 वाला पोर्शन है, 3 ब्रैकेट में 1/9 सेल्स प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3, ये 3 पोर्शन क्या होता है, इसके और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में जाता है, तो ये हो जाता है 3 डिवाइड बाय 9 इंटू सेल्स प्लस 3 इंटू 5 लाख डिवाइड बाय 3। तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा और ये 3 डिवाइड बाय 3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 सेल प्लस 5 लाख। अब अब तो ये हमें हमारा करंट असेट मिल गया। अब हमने बोला भाई हमने सारे रेशियो का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया था, तो हमने क्या किया, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट कर दिया। ठीक है, अब टोटल लाइबिलिटी, ये नेटवर्थ हमारा टोटल लाइबिलिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं भाई, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी के अंदर होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, और टोटल असेट में क्या होता है, फिक्स असेट प्लस करंट असेट। अब मैंने एक चीज बोली कि भाई मुझे इक्विटी और रिजर्व का कंबाइन वैल्यू पता है, इक्विटी और रिजर्व को हम कंबाइन कर दे तो ओनर्स का फंड बनता है जिसे हम नेटवर्थ बोलते हैं, और नेटवर्थ मैंने यहाँ पे ढूंढा है, इक्विटी और लाइबिलिटी मैंने नहीं ढूंढा है, तो मैंने इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस लिखने की जगह डायरेक्ट मैंने कंबाइन में नेटवर्थ लिख दिया। अब हमने नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी ये तीनों चीजें ढूंढ दी थी। देखो ये रहा हमारा नेटवर्थ, ये रहा हमारा नेटवर्थ सेल्स डिवाइड बाय 4, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाद में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डेट इज इक्वल टू इक्विटी है, और ये रहा हमारा डेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स सेल्स डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। करंट लाइबिलिटी हमने यहाँ लास्ट में ढूंढा, 1 डिवाइड बाय 9 सेल प्लस 5 लाख डिवाइड बाय 3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल असेट के अंदर हमने लिखा फिक्स असेट और करंट असेट, तो सबसे पहले मैं फिक्स असेट बता देता हूँ कहाँ पे, ये रहा हमारा फिक्स असेट। ये रहा हमारा फिक्स असेट हमने कितना ढूंढा था, सेल्स डिवाइड बाय 4, तो ये रहा सेल्स डिवाइड बाय 4 हमारा फिक्स असेट। ठीक है, करंट असेट अभी लास्ट में ही ढूंढा, ये रहा 1 डिवाइड बाय 3 सेल्स प्लस 5 लाख, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या बोला भाई, जो सेल वाला पोर्शन है ना, ये और ये, इन सबको एक साइड ले लेते, और जो अमाउंट वाला पोर्शन है इन सबको एक साइड ले लेते। तो हमने क्या किया, इन दोनों को उठा के सामने की ओर डाल दिया, तो ये प्लस की साइन होल्ड करता है तो माइनस हो जाएगा, और इसको उठा के सामने की ओर डाल दिया तो ये प्लस की साइन होल्ड करता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला बना। अब हमने क्या किया, ये सेल्स डिवाइड बाय 4 और सेल्स डिवाइड बाय 4 सेम है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, सेल्स डिवाइड बाय 4 1 प्लस 9 सेल्स माइनस सेल्स डिवाइड बाय 3, ये रह गया। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा हो गया 15 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब अब हमने क्या बोला भाई, यहाँ 9 9 और 3 है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ से सबसे अच्छा एलसीएम कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा एलसीएम है 36 का। ठीक है, अगर याद हो ना, बचपन में ऐसा कुछ सीखा था आपने कि भाई 4 9 एंड 3 है, 4 9 एंड 3 है, तो यहाँ अगर मुझे एलसीएम ढूंढना है तो कौन सा एलसीएम सबसे बेस्ट रहेगा, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, यहाँ पे डैश 2 इंटू 2 4, मतलब कि यहाँ पे 9 और 3 हमने हमारे टाइम पे सीखा था। ठीक है, 9 एंड 3, बाद में यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, सॉरी 2 2 जा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे फिर से हो जाएगा ये 1 और 1 ऐसे का ऐसा ही नीचे उतरेगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब जब सारे 1 हो जाए तब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये होता है 36। मतलब कि यहाँ पे बेस्ट एलसीएम कौन सा है, यहाँ पे बेस्ट एलसीएम है 36 का। ठीक है, याद हो, ये है ना, हम 5th या 6th की मैथमेटिक्स में करते थे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला भाई, 36 एक बेस्ट क्या है, 36 हमारा बेस्ट एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉमन 36 ले लिया। अब मुझे यहाँ पे मेरा 4 है, 4 को मुझे 36 बनाना है, तो मुझे 9 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो मैंने दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन किया, 9 इंटू 4 36, 9 सेल, यहाँ पे 4 से मल्टीप्ली, यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 सेल, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मुझे 12 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 लाख डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब डिलीट। अब हमने क्या किया, 9 प्लस 4 13 होता है, 13 माइनस 12, ये हो गया सेल्स डिवाइड बाई 1 सेल्स डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 3। हमने बोला भाई सेल्स इज इक्वल टू 10 लाख
इंटू 36 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 12 तिया 36, और ये हमारा सेल्स बन जाएगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब मुझे यहाँ पे सेल मिल गया। क्या मुझे सेल मिल गया तो मैं हर एक फिगर यहाँ पे ढूँढ सकता हूँ, क्योंकि मैंने है ना हर जगह हर चीज़ में है ना सेल्स को मैंने बैलेंसिंग फिगर बनाया है। तो ठीक है, अब एक-एक करके हर चीज़ हम ढूँढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, अब आपके पास है ना 2 मेथड है। एक तो है ना आप सबसे पहले वर्किंग नोट के नीचे हर एक चीज़ का वर्किंग नोट बना दो एंड बाद में यहाँ पे लेके आओ फिगर को। मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहिए अपने को? अपने पास है ना, क्या करते हैं, एक-एक करके हर चीज़ ढूँढ लेते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, असेट बाजू ढूँढेंगे। असेट में सबसे पहले हम ढूँढेंगे कौन-सा पोर्शन, फिक्स असेट। फिक्स असेट का फ़ॉर्मूला क्या था भाई? फिक्स असेट हमारा था सेल्स डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्स असेट इज़ इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये है हमारा 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 4, तो ये हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 4। हमारा जो फिक्स असेट है, फिक्स असेट कितने का बन जाएगा? फिक्स असेट हमारा बन जाएगा 30 लाख रुपए का, ठीक है। ये तो फिक्स असेट हमारा सबसे पहले बन गया 30 लाख का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FA 30 लाख रुपए, ठीक है। अब हम क्या करंट असेट ढूँढ सकते हैं? यस, हम करंट असेट ढूँढ सकते हैं। तो करंट असेट इज़ इक्वल टू, करंट असेट का जो फॉर्मूला है वो इतना पोर्शन है, 1 डिवाइड बाय 3 सेल्स प्लस 5 लाख। 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 सेल्स प्लस 5 लाख इज़ इक्वल टू, अब 1 डिवाइड बाय 1 करोड़ 20 लाख प्लस 5 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 3 प्लस 5 लाख। ये हमारा बन जाएगा टोटल, जो हमारा टोटल करंट असेट का वैल्यू बन जाएगा CA इज इक्वल टू 45 लाख बन जाएगा, ठीक है। तो करंट असेट का टोटल हमारा कितना बन रहा है भाई? 45 लाख का। ओके, अब करंट असेट के अंदर दो पोर्शन थे, कैश था, डेटर्स थे और स्टॉक था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमें ना एक एक करके डेटर और स्टॉक ढूंढ लेते हैं। तो डेटर स्टॉक का फॉर्मूला ये रहा, सेल्स डिवाइड बाय 6। तो अब मुझे स्टॉक ढूंढना है करंट असेट के अंदर। तो स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 6। सेल्स है हमारा 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 6। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 6 करूंगा मैं, तो ये हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टॉक 20 लाख रुपए का। डेटर्स, डेटर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? स्टॉक टू डेटर्स हमारे कितने भाई? स्टॉक टू डेटर्स सेल्स डिवाइड बाय 6। तो हमारा डेटर वाला फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? डेटर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय 6, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 6, ये हमारा हो जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है इस सम को हमको करते करते। एक्चुअली दो एक बार पावर कट हो गया, देन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुआ नहीं। 10 से 15 मिनट का पहले वॉइस नहीं हुआ रिकॉर्ड, 5 से 10 मिनट का ध्यान हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ठीक है। डेटर्स हमारे कितने हो गए? 20 लाख के। तो आप देख लो यहाँ पे ये टोटल है ना आपका मैच कर जाएगा 20 + 20 40, 40 + 5 45 लाख, ठीक है। अब हमारा असेट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो असेट का टोटल मान लेते हैं भाई 30 + 45, ये हमारा हो जाएगा 75 लाख रुपीस। डन। अब बात करते हैं, अब हम एक एक करके लाइबिलिटी की बाजू है ना रिजॉल्व करेंगे। लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले है हमारे पास नेट वर्थ, और नेट वर्थ है हमारी सेल्स डिवाइड बाय 4। नेटवर्थ है हमारी सेल्स डिवाइड बाय 4, ठीक है। 120 लाख डिवाइड बाय 4, तो हमारी 120 लाख डिवाइड बाय 4 करूंगा मैं, तो ये हमारा हो जाएगा 30 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा यहाँ पे नेटवर्थ। नेटवर्थ है हमारा 30 लाख रुपए का। इसके अंदर हमारा इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस का दो पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्थ के बाद हमारा पार्ट कौन सा है? देखो, नेटवर्थ ये वाला कंप्लीट हो गया। अब है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो भी है सेल्स डिवाइड बाय
4। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो है सेल्स डिवाइड बाय 4। ये हमारा हो जाएगा 120 लाख डिवाइड बाय 4 30 लाख। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये हमारी हो गई है 30 लाख रुपए की। ठीक है, देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है ना, हमें क्या बोला था, जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो 1:1 है। देख लो, डेट ये इक्विटी का पोर्शन है और ये डेट का पोर्शन है। 30 लाख 30 लाख, देखो मैच हो रहा है, मतलब कि हमने जितना कैलकुलेशन किया है ना, वो सही ही है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। अब थर्ड वाला पोर्शन कौन सा है, करंट लाइबिलिटी होगा हमारा। करंट लाइबिलिटी ये 1919 सेल 5,03,000। करंट लाइबिलिटी 19 सेल्स 5,03,000। ओके, 1/9 120 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 3। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। 120/9 ये हमारा हो जाएगा 30.333 और 5 लाख डिवाइड बाई 3 ये हमारा हो जाएगा 166 GT। 1,20,00,000 डिवाइड बाई 9 5 लाख डिवाइड बाई 3 GT ये हमारा हो जाएगा 15 लाख रुपए जैसा। 15 लाख। ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 लाख रुपए। ठीक है, तो हमारा करंट लाइबिलिटी बन जाएगा 15 लाख रुपए का। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी के अंदर भी हमें ना पार्ट दिए थे इस पर। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। ये वाला पोर्शन सीओ, हाँ ये वाला पोर्शन सीओ जीएस टू क्रेडिटर्स, मतलब कि ये चाहते हैं हम क्रेडिटर्स अलग से दिखाए। तो ठीक है, क्रेडिटर्स हम अलग से दिखा देते हैं। तो ये रहा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स सबसे लास्ट में होगा। ये रहा क्रेडिटर्स का पोर्शन है भाई 1/12 सेल्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई क्रेडिटर्स 1/12 सेल्स। ठीक है, 1/12 इंटू 120 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी के अंदर हमारा क्रेडिटर है 10 लाख रुपए का। अभी भी हमारे पास है ना 15 लाख रुपए बच रहे हैं। अब क्रेडिटर्स के अलावा है ना, यहाँ पे कोई और चीज हमें दी नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें है ना एक मस्त चीज बताइए। या तो आप पूरा अदर करंट लाइबिलिटी मान लो, ठीक है, वो बेटर वे है। नहीं, यहाँ पे ना एक लाइन दी है, इंटरेस्ट फॉर एंटायर ईयर इज yet टू बी पेड ऑन अ लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%। ये क्या बोलना चाहता है भाई, लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है ना, वो अक्रू हुआ है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। अगर अक्रू हुआ है, पे नहीं किया है, तो हम कहां शो करते हैं, अक्रू हुआ है और पे नहीं किया है। पहले तो अक्रू हुआ है एंड पेड हुआ है, उसका एंट्री क्या होता है, उसका एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बैंक कैश या बैंक में से चला जाएगा भाई। अक्रू और पेड का तो ये एंट्री होता है। अक्रू एंड नॉट पेड, इसका एंट्री क्या होता है, फटाफट 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 याद करो। इसका एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो, भले अक्रू, अक्रूवल का मीनिंग क्या होता है, अक्रू होता है तो हमें पीएनएल में डालना है, पेमेंट के हिसाब से हम नहीं देखते। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, ये जाएगा हमारा कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो इसको तो जाने दो भाई पीएनएल अकाउंट में। उसके अलावा अब क्रेडिट क्या होगा, अब क्रेडिट होगा हमारा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट कहाँ पे शो करते हैं हम, करंट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो भी हमारी 1 साल के अंदर पे करने की है। तो हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा करो, इसको ऊपर लेके जाओ भाई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मेरी कितनी है भाई, मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है 30 लाख की, और उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कितना है 10%। तो 30 लाख का 10% ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। ठीक है, 30 लाख का 10% 3 लाख रुपए ये हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, टोटल करंट लाइबिलिटी है 15 लाख की।
उसमें से 10 लाख रुपए है क्रेडिटर्स के और 3 लाख रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के, तो जो 2 लाख रुपए बचे ये क्या है, अदर करंट लाइबिलिटी। डन। यहाँ पे भी आप एक टोटल कर लो, 15 30 30 60 60 प्लस 15 75 लाख, ये भी हो गया। मतलब कि हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड मैच हो रहा है, हमने सारी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से की। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी रह गया, इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने कल भी बताया था क्या करना है भाई, कैपिटल टू रिजर्व है 1:2। तो नेटवर्थ है मेरा 30 लाख का, ठीक है। एक पोर्शन मेरा है कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक मेरा पोर्शन रिजर्व एंड सरप्लस कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इनका रेशियो है 1:3। मतलब कि 30 लाख को 1:3 में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 30 लाख इंटू 1/3, और यहाँ पे 30 लाख इंटू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस 30 लाख इंटू 1/3, 30 लाख इंटू 2/3। तो 1/3 म्हणजे 10 लाख रुपए, और इसका मतलब हो जाएगा 20 लाख रुपए। डन। डन। तो इसी के साथ हमारे ये पूरा का पूरा सम अराउंड अराउंड 25 to 30 मिनट लगा, लेकिन हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टाइमिंग कितना हुआ है भाई, 12:30 हो गए, ठीक है। 12:21 हो चुका है, 11:21 हो चुका है। एक तो चश्मे भी आज है नहीं मेरे पास, तो ठीक है, जैसे तैसे हम ये लेक्चर ले रहे हैं। तो 11:21 हुए, तो एक और सम अभी गिना और जा सकता है, ठीक है। तो दो सम हमने गिने अराउंड अराउंड 40, ओहो 1 आवर में हमने दो सम गिने हैं। असेट, लाइबिलिटी, रुपीस, असेट, रुपीस, ठीक है। अभी हमें तीन सम और गिनने हैं, सम नंबर 9 इलिस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 6। तो अब हम सम नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो इलिस्ट्रेशन 5 एंड 6 आप खुद भी देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। मैं है ना एक ओवरव्यू दे दूंगा उन दोनों का। तो हमारा एक ही सम बाकी है जो हम गिनने वाले हैं, वो है आंसर नंबर 9। या आंसर नंबर 9 कराने से पहले अपने है ना इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो इलिस्ट्रेशन 5 और 6 में कुछ है नहीं ज्यादा। इलिस्ट्रेशन 4 खत्म हुआ, 5 यहाँ पे स्टार्ट हुआ। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला है, एबीसी कंपनी है प्लम्बिंग, देखो हाँ ठीक है चलो, एबीसी कंपनी है सेल करती है प्लम्बिंग फिक्सचर ऑन द टर्म ऑफ 2/10 नेट 30, ठीक है। इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट ओवर द लास्ट 3 साल का हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट असेट। नेट फिक्स असेट मतलब कि ये हमारा ये वाला पोर्शन है हमारा फिक्स असेट का, और ये है हमारा टोटल असेट का, ठीक है। देन अकाउंट पेएबल, अक्रूवल और बैंक लोन, ये हमारा हो जाएगा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। और ये दोनों हमारा कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, ये दोनों कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेटवर्थ वाला पोर्शन, ठीक है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट मैच हो रही है, ठीक है। उसके अलावा सेल्स, सीओजीएस, नेट प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। कंसीडर करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री इज 2 लाख। ये 2 लाख किसका है, रिसीवेबल का बैलेंस है। एंड 4 लाख रुपीज किसका है, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। 1/4/20 का। एनालाइज द कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 years। आर देयर एनी प्रॉब्लम, हमें लास्ट 3 साल का है ना क्या ढूंढना है भाई, फिनेंशियल कंडीशन पता करना है एंड परफॉर्मेंस देखना है। तो फिनेंशियल कंडीशन मतलब कि फिनेंशियल रेशियो एंड परफॉर्मेंस रेशियो। फिनेंशियल रेशियो में कौन कौन से रेशियो हैं, ये तो देखो, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बाद में ये हमारा टोटल डेट टू नेटवर्थ रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो, जीपी मार्जिन, ये हमारे अब आगे यहाँ से परफॉर्मेंस रेशियो, जीपी मार्जिन, एनबी मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे रेशियो है। अब आप लोग एक चीज समझो, ऊपर मुझे करंट सब कुछ दे दिया, मतलब कि कुछ गिनने का नहीं है, बस मुझे थोड़ा लॉजिक लगा के फॉर्मूला याद करके लिखना है। देखो सबसे पहले हमारा करंट रेशियो, करंट रेशियो, हाँ आपको ये चीज बताऊं, ये फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं।
करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये मैंने यहाँ पे बता दी, ये सारे पार्ट ये सारे पार्ट हमारे करंट असेट का है और ये हमारा है करंट लायबिलिटी। देखो 630 डिवाइड बाई 530, 760 डिवाइड बाई 610, 610 डिवाइड बाई 530, 760 डिवाइड बाई 610। ठीक है, करंट रेशियो खत्म हो गया। एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्विक एसिड रेशियो बोलते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो में हम कौन सा पोर्शन नहीं रखते? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस का। तो यहाँ पे अगर 630 में से मैं 4 लाख रुपीज रिमूव कर दूं तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा 2,30,000। तो देख लो 230 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 530। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, भाई रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो हम बचपन से सीख रहे हैं यार। सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, सेल्स हमें यहाँ पे दे दिया है हर साल का। अब देखो एवरेज रिसीवेबल कैसे ढूंढने? तो देखो यहाँ पे है ना, रिसीवेबल है 2 लाख रुपए के ओपनिंग रिसीवेबल, तो ये 2 लाख, यहाँ पे ये 2 लाख है, तो 2 लाख प्लस 2 लाख मतलब कि करंट ईयर के यहाँ के हमारे एवरेज रिसीवेबल बनेंगे 2 लाख के। ठीक है, यहाँ हमारे 260 हो जा रहे हैं, मतलब कि ये ओपनिंग प्लस ये क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा। ये ओपनिंग ये क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो यहाँ के एवरेज रिसीवेबल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे है ना, ये रहा एवरेज रिसीवेबल का कैलकुलेशन। ठीक है, 2 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 लाख, 2 लाख प्लस 260 डिवाइड बाय 230, 260 प्लस 290 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये एवरेज रिसीवेबल का कैलकुलेशन आ गया। तो देख लो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। 40 लाख 4338 ये दे दिया है सेल्स। ठीक है, ढूंढ लोगे? ढूंढ लेंगे यार। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है भाई? मेरा एक 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 रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 20 डेज का चलता है। अब मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड चाहिए कि ये 20 डेज के पैसे कितनी बार हम कलेक्ट करते हैं। तो भाई 365 डिवाइड बाई 20, देख लो। कुछ नहीं है यार इन सब में, अगर ऐसा कोई सब में आ जाए ना 5 में से 5 आने चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या है भाई? देखो यहाँ पे सीओजीएस अलग से दिया है, तो सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो ये रहा हमारा सीओजीएस का पोर्शन, इसको उठाओ हर जगह रखो। एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखो ये ओपनिंग का इन्वेंट्री दे दिया है, और ओपनिंग इन्वेंट्री ये क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे 4 + 4 डिवाइड बाई 2 है यहाँ पे। हाँ ये देखो, ये रहा एवरेज इन्वेंट्री कैसे ढूंढा। ठीक है, तो हर चीज आप ढूंढ लोगे यहाँ पे। यस, हर चीज हम ढूंढ सकते हैं, हर चीज। अब सिर्फ यहाँ पे एक एनालिसिस लिखना है, जो हमारा करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो है ना, आर लेस देन द आइडियल रेशियो। ठीक है, देख लो करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए और ये 1:1 होना चाहिए। आइडियल रेशियो से ये कम है। इसका रीजन क्या है? इंडिकेट दैट द कंपनी इज नॉट हैविंग इनफ रिसोर्स टू मीट द करंट ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर मेरा करंट एसेट इनफ नहीं है, 2:1 नहीं है, या एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 नहीं है, मतलब कि मैं अपनी जो करंट लाइबिलिटी है ना, वो शायद मीट ना कर पाऊं। बाद में रिसीवेबल आर ग्रोविंग स्लोअर। देखो रिसीवेबल रिसीवेबल रिसीवेबल, देखो रिसीवेबल पहले 20 दिन में अपने कलेक्ट करते थे, फिर 18 दिन में कलेक्ट करना स्टार्ट करिए, फिर 13 दिन में कलेक्ट कर, मतलब कि ये धीरे धीरे हमारा टाइम रिड्यूस हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड हमारा सेल भी उतना इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारे रिसीवेबल है ना, वो ग्रो हो रहे हैं स्लोअर, ऑल्दो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज स्टिल वेरी रिजनेबल रिलेटिव टू द टर्म्स गिवन। तो 20 दिन में हमारा पैसा रिटर्न आ जाता है, तो ठीक ही है ना। बाद में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में लिखा है, मतलब कि एक बार ये सब कुछ पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा भाई क्या कैसे है। ठीक है, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6, फटाफट इसको भी हम खत्म कर दें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर नाविया लिमिटेड with various ratio relevant to the particular industry it's belong to. Apprise your comment on a strength and weakness of a Navia Limited. Comprise its ratio with the given industry norms. ठीक है, नाविया लिमिटेड की हमें बैलेंस शीट दे दी है, नाविया लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दे दिया है, और इंडस्ट्री के रेशियो दे दिया है। मतलब कि यहां तक हमारा क्वेश्चन है। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन है, अब मेरे पास इंडस्ट्री नॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 रेशियो है। तो अगर इंडस्ट्री नॉर्म में मुझे 8 रेशियो दिए हैं, तो मुझे ये 8 रेशियो है ना मेरी कंपनी के भी गिनने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रेशियो है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का मीनिंग होता है भाई करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। देख लो ये वाला पोर्शन हमारा करंट लायबिलिटी का है।
ये वाला पोर्शन हमारा करंट असेट का है, ठीक है। 6,60,000 प्लस 8,80,000 प्लस 4,40,000, ये है 19.8 लाख। ये वाला पोर्शन है 8,80,000 प्लस 11 लाख प्लस 33 लाख, ये है हमारा 52.8 लाख। 52.8 लाख, 19,80,000, 2.67, इंडस्ट्री नॉर्म हमारा चल रहा है 2.5 पे, ये यहाँ पे दे ही दिया है। अब रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है सीओजीएस या सेल्स, अरे रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है सेल्स डिवाइड बाय डेटर्स। तो हमारा सेल्स कितना है, हमारा सेल है 1,10,00,000 का, और हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे ऑन एन एवरेज डेटर है 11 लाख के। तो 1,10,00,000, 11 लाख, 10। उसके बाद कौन सा है भाई, उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइड बाय स्टॉक। तो सेल से हमारा 1,10,00,000 और स्टॉक है हमारा, स्टॉक का ये रहा 33 लाख का। तो देखो यहाँ पे 1,10,00,000, 33 लाख, 3.33। बाद में हमारा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट। सेल्स पता है 1,10,00,000 है, डिवाइड बाय असेट, असेट हमारी है 77 लाख की। 1,10,00,000, 77 लाख, 1.43। बाद में क्या बोला है, बाद में क्या बोला है भाई, एनपी रेशियो ढूंढ दो। अब एनपी रेशियो ढूंढने के लिए भाई ये रहा नेट प्रॉफिट 2,31,000 का 1,10,00,000, तो एनपी डिवाइड 231, 2.10%। रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट मतलब कि टोटल असेट पे हमने कितना रिटर्न कमाया। अब टोटल असेट का मतलब क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टोटल असेट हमने कहाँ पे लगाया होगा, ईबीआईटी पे। तो ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट, देख लो 554, ईबीआईटी ये रहा 554, और टोटल असेट ये रहा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बोला है भाई, नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब कि प्रॉफिट के ऊपर हमने कितना इक्विटी बनाया, तो नेट नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेटवर्थ। नेट प्रॉफिट था हमारा 2,31,00,000 और नेटवर्थ है हमारा 48 लाख प्लस 9,20,000 रुपये, 57,20,000। एक मिनट, सॉरी, या 9,20 ही आएगा, ये डिवेंचर का पोर्शन है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, तो इतना ही आएगा 48 लाख रुपीज। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी मिल गया। टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल असेट, टोटल डेट हमारा कितना है, तो टोटल डेट का मीनिंग होता है भाई, टोटल डेट का मीनिंग होता है 77 माइनस 48, 29 लाख। देखो टोटल में से मैंने इक्विटी माइनस कर दिया, तो इसका टोटल मुझे मिल जाएगा 29 लाख। तो 29 लाख डिवाइड बाय टोटल असेट है हमारा 77 लाख का, 29 डिवाइड बाय ये इंडस्ट्री का रेशियो। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, द पोजीशन ऑफ नव्या लिमिटेड इज बेटर देन द इंडस्ट्री नॉर्म विद द रिस्पेक्ट टू द करंट रेशियो एंड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो देखो पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन हमारी कैसी है, तो देखो इंडस्ट्री का 2.5 है और हमारा 2.6 है, 67 है, बेटर। यहाँ पे भी हमारा बेटर है, ठीक है। अब ये कौन सा रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री का 9 है और हमारा 3 है। हावेवर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज पुअर कंपेयरिंग टू द इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 3.33, 1.33, यहाँ दोनों अच्छे नहीं है, तो ये हो जाएगा पुअर, यहाँ पे भी हो जाएगा पुअर, ठीक है। अब द फर्म ऑल्सो हैज अ नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन रेशियो इज लोअर देन द इंडस्ट्री रेशियो, तो यहाँ पे भी हमारा पुअर है। और रिटर्न ऑन पुअर ये वाला पोर्शन है, और कौन कौन से बोले थे, दो रेशियो बोले थे ना, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ही, ये दोनों रेशियो भी हमारे पुअर रेशियो है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। द फर्म ऑल्सो एज अ नेट प्रॉफिट रेशियो, ये वाला पोर्शन भी हो गया। टोटल डेट टू असेट रेशियो इज लोअर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड व्हिच सजेस्ट दैट फर्म इज अ लेस लीवर्ड बाय द डेट एंड मूव बाय द इक्विटी रिजल्टिंग इज लेस रिस्की। अब देखो क्या बोल रहा है, जो हमारा डेट एसेट रेशियो है ना, डेट एसेट रेशियो वो अच्छा है, वो कम है ना, तो वो अच्छा है। वो कम है तो अच्छा क्यों है, देखो उसका रीजन है, मेरी जो कंपनी है डेट असेट, या तो मेरी बात करते हैं अपने टोटल असेट, उसमें हमारा है ना जो सिग्निफिकेंस है ना इक्विटी का, वो ज्यादा है ना कि डेट का ज्यादा है, उसकी वजह से हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना इन सब चीजों को, तो ये हो जाएगा। देन मेरा फोकस अभी है यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी है और हमारे पास है ना अभी 20 to 25 मिनट्स है।
तो हम उसको कंप्लीट करेंगे एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? छोटा-सा ही सम है, उतना बड़ा भी नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है। एक एवरेज सम की साइज़ रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? एक 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन हम स्टार्ट करेंगे। वेयर इज़ माय फ़ोन? इज़ माय फ़ोन? 69 सब्सक्राइबर, वॉव! ओके, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आंसर नंबर 9 क्या बोला है? फॉलोइंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू टेमल लिमिटेड, ठीक है? क्या-क्या दिया है हमें? डेटर वेलोसिटी दे दिया है, क्रेडिटर वेलोसिटी दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है, जीपी रेशियो दे दिया है, बिल रिसीवेबल एंड पेएबल दे दिया है, जीपी दे दिया है और फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड, क्लोजिंग स्टॉक हमें बता दिया है भाई 10,000 रुपए का है। अबो द ओपनिंग स्टॉक मतलब कि यहाँ ऊपर जो दिया है ना, दिया है भाई कहीं, ठीक है, ठीक है। डिटरमाइन सेल एंड सीओजीएस, सबसे पहले मुझे क्या बताना है भाई? सेल एंड सीओजीएस कितना है मुझे आप वो ढूंढ के दे दीजिए, ठीक है। सेकंड क्या बोला है? मुझे सनरी डेटर्स बता दीजिए आप। थर्ड मुझे क्या बोला है? मुझे बोला है भाई सनरी क्रेडिटर्स मुझे बता दे। फोर्थ क्या बोला है भाई? तू मुझे क्लोजिंग स्टॉक बता दे। एंड फिफ्थ मुझे बोला है भाई फिक्स स्टॉक बता दे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मुझे यहाँ पे 25% दिया है, ठीक है। क्या मैं सेल ढूंढ सकता हूँ इससे? यस, मैं सेल ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे जीपी दे दी है और जीपी रेशियो दे दिया है, तो इससे मैं क्या सेल्स ढूंढ सकता हूँ? इससे मैं सेल्स एंड सीओजीएस दोनों ही मैं ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ए, मैं ढूंढूंगा सबसे पहले सेल्स, और सेल्स ढूंढने के लिए मैं यूज करूंगा जीपी रेशियो का, जिसका फॉर्मूला है जीपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है। जहाँ पे मेरा जीपी रेशियो कितना है? 25% और जीपी है 4 लाख रुपीज डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। तो सेल्स हमारा हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 25%, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाई 25%, ये हमारा हो जाएगा 16 लाख रुपए। सेल हमारा हो गया 16 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा हमें क्या ढूंढने को बोला था इस सब में? दूसरा हमें इस सब में बोलने को ढूंढने को बोला था सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट सीओजीएस। सीओजीएस किसे मिलता है भाई? सीओजीएस मिलता है भाई सेल्स में से जीपी माइनस कर डालो। तो सेल्स है मेरा 16 लाख रुपए का, जीपी है मेरा 4 लाख रुपए का, तो ये मेरा हो जाएगा 12 लाख रुपए। सीओजीएस, तो पहली चीज हमने ढूंढ ली। सेकंड हमें क्या ढूंढने को बोला है? सेकंड हमें ढूंढने को बोला है भाई तुम हमें ढूंढ के दो सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। अब सन्ड्री डेटर में डेटर वेलोसिटी मुझे दे दिया है 3 मंथ्स का। तो जब मेरे पास डेटर का वेलोसिटी हो, उससे मैं क्या डेटर टर्नओवर रेशियो ढूंढ सकता हूँ? यस, हाँ, डेटर वेलोसिटी से मैं डेटर टर्नओवर रेशियो ढूंढ सकता हूँ। देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 70। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, मेरा फॉर्मूला शायद है ना इसका, छोड़ दिया था। हाँ देखो, डेटर्स वेलोसिटी से
का फॉर्मूला क्या है? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेली क्रेडिट सेल, ठीक है। अब मैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे पहले डेटा टर्नओवर रेशियो ढूंढेंगे 70, ठीक है, एंड देन हम सन्ड्री डेटर्स ढूंढेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, डेटर टर्नओवर रेशियो ढूंढता हूँ। डेटा टर्नओवर रेशियो मुझे कैसे मिलेगा? मेरे एवरेज रिसीवेबल कितने हैं? डेटा टर्नओवर रेशियो के लिए होता है 12 मंथ डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। 12 मंथ डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल मंथ हमारा है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी में कितना दिया है 3 मंथ, तो डिवाइड बाय 3 मंथ, तो मेरा डेटा टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 4। ये पूरे साल में मैं 4 बार डेटर से पैसे ले लेता हूँ, तो मेरा डेटा टर्नओवर रेशियो है 4, ठीक है। अब मेरा डेटा टर्नओवर रेशियो का एक और फॉर्मूला जाएगा, डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4, और डीटीआर की जगह मैं लिख सकता हूँ भाई क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, ठीक है, इज इक्वल टू 4। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, अब मुझे सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, तो जितना मैंने अभी सेल टूटा उस पूरे के पूरे को मैं क्रेडिट सेल मान लेता हूँ। क्रेडिट सेल है मेरा 16 लाख रुपए, डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू 4, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल मेरे कितने हो जाएंगे? 16 लाख डिवाइड बाय 4, 4 लाख रुपीज के, ठीक है। तो मुझे मेरे एवरेज रिसीवेबल मिल गए 1 2 3 4 5, मुझे मेरे एवरेज रिसीवेबल मिल गए 4 लाख के। अब ये एवरेज रिसीवेबल मुझे दिखाता क्या है? तो ये एवरेज रिसीवेबल मुझे दिखाता है कंबाइंड बैलेंस ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल का, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लाख। अब मुझे ढूंढने हैं डेटर्स। बिल रिसीवेबल मेरे कितने? बिल रिसीवेबल मेरे मेरे को सब में बोला भाई 25,000 के, तो 25,000 इज इक्वल टू 4 लाख, तो मेरे डेटर्स हो जाएंगे 3,75,000 ना 25,000, हाँ 3,75,000, तो मुझे डेटर्स भी मिल गए यहाँ पे। अब क्रेडिटर्स ढूंढना इजी है, सेम वे में जाएंगे, पहले हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्रेडिटर ढूंढने के लिए मुझे चाहिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 12 मंथ डिवाइड बाय एवरेज पेएबल। एवरेज पेएबल कितने? एवरेज पेएबल है हमारे 2 मंथ्स के, तो 12 मंथ डिवाइड बाय 2 मंथ, ये हो गया हमारा 6 टाइम्स। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 6 मंथ डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे मिलता है भाई? एवरेज परचेस, अरे एवरेज परचेस का क्रेडिट परचेस, ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल इज इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले है ना यहाँ पे क्रेडिट परचेस जानना है कि क्रेडिट परचेस कितना है। अब क्रेडिट परचेस जानने के लिए यहाँ मुझे कोई डायरेक्ट ओपिनियन नहीं दिया कि भाई डायरेक्ट मेरे कितने, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने इस सब में सबसे पहले क्या ढूंढा? इस सब में मैंने एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढा था, सीओजीएस, तो उसके अंदर इसको मैं पूरा का पूरा मैं यहाँ पे परचेस मान लेता हूँ। और सीओजीएस मेरा कितना था? सीओजीएस मेरा था 12 लाख रुपए का, है ना, 12 लाख रुपए का, ठीक है। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड है, क्लोजिंग स्टॉक में मैंने 10,000 रुपए रखे थे, मतलब कि सीओजीएस ये कौन सा है भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि इतना मैंने परचेस किया होगा सीओजीएस के लिए, और मैंने कुछ क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी परचेस किया होगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक का मेरा परचेस कितना है भाई? ये है 10,000 रुपए, तो ये कितना हो गया मेरा? 12,10,000 रुपए, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या आ गया? ऐसे हमारा आ गया 12,10,000 रुपए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो सीओजीएस के लिए। तो एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड ये डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। दूसरा मेथड आपको बताऊँ कि ना बताऊँ? तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड बता दी, ठीक है। उसके अलावा है ना एक और मेथड है, तो अभी है ना ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को आप छोड़ दो, सबसे पहले अपने क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड था, तो ये डायरेक्ट मेथड आप वहाँ पे करके आओगे, शायद मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि हमें पूरा फॉर्मूला ढंग से लिखना होता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के लिए 10 लाइन छोड़ देते हैं, एंड अपने है ना सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सबसे पहले है ना क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं, आईवी, आईवी है ना, आईवी क्लोजिंग स्टॉक,
सबसे पहले अब क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए इन लोगों ने क्या मुझे दिया है, इन लोगों ने मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया है 1.5 का। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है मेरा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 1.5 का। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, सीओजीएस इज इक्वल टू सीओजीएस हमारा कितना था, सीओजीएस था हमारा 12 लाख रुपए का। ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5। तो हमारा एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, 12 लाख इंटू 1.5, ये हमारा हो जाएगा 18 लाख रुपए का हमारा 12 लाख, अरे डिवाइड बाय करना है, 12 लाख डिवाइड बाय 1.5, ये हमारा हो जाएगा 8 लाख रुपए। हमारा एवरेज स्टॉक हो गया 8 लाख रुपए। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5। सीओजीएस से हमारा 12 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1.5। 12 लाख डिवाइड बाय 1.5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 8 लाख रुपए। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक का मीनिंग क्या है, तो एवरेज स्टॉक का मीनिंग है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। इसका मीनिंग होता है इसका एवरेज स्टॉक का मीनिंग ये होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज 10,000 अबोव द ओपनिंग प्राइस, मतलब कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है ना, उसका हमने और एडिशनल 10,000 लिया है। ठीक है, ये सीधा सीधा इतना बोलना चाहते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 करोगे ना तो आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे लिए क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए मेरे पास फॉर्मूला है सीएल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 10,000। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग, ओपनिंग हमारा हो जाएगा ओपनिंग प्लस 10,000, क्लोजिंग की जगह मैं लिख दूंगा ओपनिंग प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। एवरेज स्टॉक हमारा कितना है भाई, एवरेज स्टॉक है हमारा 8 लाख का, इज इक्वल टू 2 ओपनिंग प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 8 लाख इंटू 2, 6 लाख माइनस 16 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 2। तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 7,95,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा 7,95,000 प्लस 10,000। तो ये हमारा हो जाएगा 7,95,000 प्लस 10,000, 8,05,000। ठीक है, क्या किया पता चला, एवरेज स्टॉक उठाया, एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग प्लस प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहाँ पे बोला है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए ज्यादा है। अब 10,000 रुपए ज्यादा है तो मतलब क्या है, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस 10,000, ओपनिंग प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारा 2 ओपनिंग बैलेंस प्लस ये 10,000 डिवाइड बाई 2, और ये 8 लाख, 8 लाख इंटू 2 16 लाख, 16 लाख में से 10 लाख में निकाल दूंगा तो 15,90,000, 15,90,000 डिवाइड बाई 2 तो हमारा आ जाएगा 7,95,000। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक मिला। अब ओपनिंग स्टॉक मिल गया, इस फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूला में लिख दूंगा तो मुझे क्या क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा 8,05,000। ठीक है, अब फिर से हमारे आ जाओ क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में। यहाँ पे अपने है ना सबसे पहले क्या करते हैं, साइड में है ना अपने क्रेडिट परचेज ढूंढते हैं। तो एक मेथड मैंने क्या दिखाया, एक मेथड मैंने क्या दिखाया भाई, क्लोजिंग स्टॉक मैंने एडिशनली 10,000 से रुपीज से बढ़ाया था, एक प्लस वो था, एंड 12 लाख ड्यूरिंग द ईयर सीओजीएस में डाला था तो मिलके वो आ गया था 12,10,000। दूसरी मेथड में बता देता हूँ जो मॉड्यूल ज्यादातर यूज करती है। ठीक है, वो क्या है, सीओजीएस का मीनिंग क्या होता है, सीओजीएस का मीनिंग होता है भाई ओपनिंग स्टॉक तुमने कुछ रखा होगा प्लस परचेज किया होगा माइनस कुछ क्लोजिंग में रखा होगा। ठीक है, ये मोटा मोटी इसका मीनिंग होता है। सीओजीएस है मेरा 12 लाख रुपए, ओपनिंग मैंने ढूंढ लिया है यहाँ से, वो है मेरा 7,95,000। परचेस है मेरा, मुझे ढूंढना है, वही तो ढूंढना है, माइनस क्लोजिंग है मेरा 8,05,000 रुपए। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आप है ना प्लस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12,10,000 रुपए। ठीक है, मैंने जो बताया वो डायरेक्ट मेथड है। वो डायरेक्ट मेथड कैसे काम करता है भाई, पूरे साल में मैंने 12 लाख का माल बनाया है, 12 लाख का परचेस किया, उसका माल बनाया, और मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो 10,000 से इंक्रीज हो गया, तो मेरा टोटल ड्यूरिंग द ईयर मैंने 10,000 एक्सिस परचेस किया होगा, तो 12 लाख प्लस 10, 12,10,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अब 12,10,000 रुपए। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं भाई, एवरेज अकाउंट पेएबल तो हम ढूंढने के लिए ही आए हैं, इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 ही है ना, 2 छंग 12, 6 6, तो हमारे एवरेज अकाउंट पेएबल हो जाएंगे 12,10,000 डिवाइड बाई 6,
हमारे एवरेज अकाउंट पेएबल यहाँ पे हो जाएंगे 1 1 नहीं 201 201 667 ये तो हुआ हमारा एवरेज अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? ये कॉन्स्टिट्यूट हमारे यहाँ पे करता है क्या क्रेडिटर्स है और क्या बिल्स पेएबल है इज इक्वल टू होता है 201 667। ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल हमारे कितने के? बिल्स पेएबल है 10,000 के, तो प्लस 10,000 के 201 667, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने के हो जाएंगे? -10,000, वो हो जाएंगे 191,667। ठीक है, तो ये हमें हमारे क्रेडिटर्स मिल गए। तो बी सी और डी भी खत्म हो गया। अब वी फिक्स असेट हमें ढूंढना है। फिक्स असेट, अब फिक्स असेट के लिए हमारे पास यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिया है? फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो में दिया है 4। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो है हमारा 4, मतलब टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स असेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, टर्नओवर हमने पहले ही ढूंढ लिया था, टर्नओवर था 16 लाख रुपए ना। हाँ, टर्नओवर था हमारा 16 लाख रुपए। फिक्स असेट ढूंढना है इज इक्वल टू 4। एफ ए इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइड बाई 4, तो चौके चौके 16, 4 लाख का हमारा हो जाएगा 4 लाख रुपए का हमारा हो जाएगा फिक्स असेट। 4 लाख रुपए का। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ढूंढा है सेल्स से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस क्या माना है? सेल्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट सीओजीएस को भी बेस मान सकता है। देखो क्लियर कट जब भी कुछ नहीं लिखा होता है ना, तो या तो सेल्स होगा या तो सीओजीएस होगा। बेटर क्या रहता है? बेटर आप सीओजीएस इस्तेमाल करो, वो बेटर रहता है अगर आपके पास है। तो एफ ए टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 4, सीओजीएस इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 12 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई एफ ए इज इक्वल टू 4, तो एफ ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 लाख। तो आप अपना अजम्पशन लिख के आना वहां पे। मैं बोलूँ मेरे हिसाब से आपको कैसे जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए ऑलवेज सीओजीएस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, मैं ऑलवेज ट्राई आप ट्राई करना कि अगर सीओजीएस से जा पाओ तो ठीक है, नहीं इधर सेल्स से जा पाओ ना, तो नोट डाल दो कि वी हैव अज्यूम के फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो सेल्स के ऊपर बेस है, ना कि सीओजीएस के ऊपर बेस है। ठीक है, तो इसी के ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 10 रेशियो एनालिसिस यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब रेशियो एनालिसिस के बाद हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, पेन कहाँ रख दी मैंने? भाई साहब पेन कहाँ रख दी? ये रही। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। रेशियो एनालिसिस में हमने क्या किया? तो रेशियो एनालिसिस में हमने है ना सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज डन कर दिए थे। हमने सारे फॉर्मूला डन कर दिए, उसके बाद सारे इलिस्ट्रेशन भी हमने गिन दिए हैं, एंड उसके बाद लास्ट में हमने सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी गिन दिए हैं। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि अब एग्जाम के है ना 2 महीने बाकी है। आप उठाओ आरटीपी, आप उठाओ एमटीपी, और आप उठाओ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं क्या बोल रहा हूं, आप है ना अगर कर पाओ तो न्यू सिलेबस के, जब से ये न्यू सिलेबस आया है, मतलब कि न्यू सिलेबस आया था 2024 शायद, है ना? 2024 में न्यू सिलेबस आया, 25 में आया है। मई 24 में शायद पहला पेपर था, देन नेक्स्ट पेपर था सितंबर 24 में। शायद मैं सही जा रहा हूँ वहां तक, मई 24, सितंबर 24, देन जैन 25, देन मई 25, देन सितंबर 25, देन अभी कौन सा गया? जैन 26। मतलब कि टोटल टोटल 2 2 4 6 6 पेपर चले गए हैं। तो आरटीपी में रेशियो के 8 से 9 क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 एमटीपी आती है, तो 2 एमटी में ऑन एन एवरेज अगर मैं 6 हर एमटीपी में हर एक एमटीपी में है ना रेशियो का एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन आप इसके मान लो, और पीवाई क्यू 6 क्वेश्चन यहाँ पे मान लो, तो अराउंड अराउंड 12 6 18, 12 6 18 8, अराउंड अराउंड यहाँ पे होंगे
26 क्वेश्चंस, ठीक है। आपने अगर इतने 26 क्वेश्चन भी कर लिए, कंप्लीट हो गए आपके, तो मोर देन इनफ है। 26 अपने 30 मान लेते हैं, चलो ना। हायर साइड में है ना, यहाँ पे बोल देता हूँ भाई 30 क्वेश्चन होंगे। ऑन द हायर साइड अपने मान लेते 30 क्वेश्चन होंगे। अगर 30 क्वेश्चन भी आपके पास टाइम कम है ना, तो आप क्या करना, अब क्या करना, ये 3 नहीं, ये 4 एमटीबी, आरटीपी, ये 4 क्वेश्चन पेपर की एमटीपी, आरटीपी और पीवाईक्यू कर लेना। प्लस आपका अभी मई 26 के लिए जो भी आएगा ना, वो कर लेना। इतना भी कर लोगे मोर देन इनफ होगा, ठीक है। बट एक 30 क्वेश्चन गिनने में आपको कितना टाइम जाएगा, मैं ऑन एन एवरेज 20 मिनट्स ले लो। 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 60, अराउंड अराउंड ये कार्यकाल है 8 से 9-10 घंटे के बीच का, ठीक है। क्योंकि है ना, कुछ क्वेश्चन है ना 5-5 मार्क्स के हैं, डायरेक्ट आंसर आता है, जो 2-2 3-3 मिनट में आप देख के हटा दोगे, ठीक है। तो आपका काम क्या है, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और वहां से है ना रेशियो के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो एंड गिनना स्टार्ट कर डालो, ठीक है। तो हमारी ये बैच है ना ऑन एन एवरेज 14 फेब को खत्म हो जाएगी, ठीक है। 14 फेब भी नहीं, हमारी ये बैच है ना, हम 13 फेब को ही खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 13 फेब को हमारी बैच खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आपके पास है ना 42-28 है। यहाँ पे आपको एफएम की सिर्फ 2 ही चीजें करनी है। कौन सी? आपको यहाँ पे है ना रेशियो के एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, ये आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू करने हैं, ये आपने कंप्लीट कर दिया, देन आपका काम खत्म हो गया। मैं एक बात बता दूं, 28 फरवरी तक आई एम नॉट अवेलेबल। ये मंथ कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है ना, 2026 है ना, हाँ मतलब कि 28, हाँ। मैं 28 वेब तक अवेलेबल नहीं हूँ। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी चाहिए, मतलब कि आप कहीं पे भी रुकते हो, अटकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 1 मार्च तक का इंतजार कर लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं 1 मार्च से पहले पहले ना ही मैं अपना आईपैड या तो लैपटॉप कहीं पे लेके नहीं जाने वाला हूँ। मैं बाहर जाने वाला हूँ तो एक शादी अटेंड करनी है, तो 14 डेज मेरे वहाँ चले जाएँगे। 15 फरवरी को मेरी नहीं 16 फेब को मेरी ट्रेन है। 16 फेब को हम लोग निकलेंगे, देन वी हैव कम 27 और 28 फेब के आसपास हम लोग रिटर्न आएँगे। तो मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो मैं ये 14 डेज के अंदर-अंदर आपका कोई भी काम कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? तो आप लोगों को वहाँ तक एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? देन सीधी बात है, उसके बाद क्या है, 1 मार्च से आपकी जो भी क्वेरी होगी, 1 या 2nd मार्च के बाद से आपकी सारी क्वेरी हम यहाँ पे लेके रिज़ॉल्व करेंगे, ठीक है? 2-3 चीज़ें और, अगर आप मई 26 का अटेम्प्ट दे रहे हो, तो यू शुड हैव कंप्लीट योर ऑल लेक्चर ऑन एन ऑन एंड बिफोर, ऑन और बिफोर, या लिखो ना, ऐसा लिखते, कंप्लीट योर ऑल लेक्चर एज़ ऑन 28 फेब। 28 फेब तक है ना, ऑलमोस्ट आपके मैं बोलता हूँ 95% लेक्चर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। 5% हमेशा कंप्लीट नहीं होंगे, कोई भी बोले 100% नहीं होते, मुझे पता है। मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया, जब अपने एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, तब हम 100% कोर्स भी नहीं कंप्लीट कर सकते, बट अपने 100% का कभी टारगेट भी नहीं करना है। अपने करेंगे टारगेट 95% का। 95% में से अगर अपने 60 प्लस मार्क्स लेके आ गए ना, तो यू हैव पीस ऑफ माइंड, आपके माइंड में पीस हो जाएगा कि है ना कि मे 26 अटेम्प्ट हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीज की। ऐसा करो, एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, हाउ टू डू रिवीजन, रिवीजन हमें कैसे करना है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कर दो, वाह बनाना आ गया, वाह बनाना आ गया, लाइक कर दो।
शेयर कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, यूं 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 यूं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है चैनल को। एंड हमारा सिर्फ अब लास्ट चैप्टर बचा है, ये लास्ट चैप्टर 5 डेज लगेंगे एंड ये हमारा लास्ट चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून। ठीक है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो ये हम मैं लेक्चर अभी अपलोड करना स्टार्ट करता हूँ, एक 10 मिनट में लेक्चर अपलोड हो जाएगा। देन कुछ नई चीज भी अभी ट्राई कर रहे हैं हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है।